हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का एक जजमेंट आई है जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था, क्या रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन अ डेड वुमेन, एक डेड वुमेन के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना क्या रेप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का डिसीजन ये आया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स डेड वुमेन के ऊपर रेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और ऐसा क्यों कहा गया है, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक लीगल फैक्ट्स के ऊपर और लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा। जो कि है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें समझने होंगे पहले, सीधा जजमेंट के ऊपर आने से पहले। क्या है वो? ये जो केस था ये है रंगा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक डेड वुमेन के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और उसको कर्नाटका हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, ये रेप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रेप होते क्या है, हम कौन सी चीज को रेप डिफाइन करते हैं। और एक ये ऐसा ऑफेंस था जो एक डेड वुमेन और डेड बॉडी के साथ किया गया है, तो टोटली एक अननेचुरल एक्ट था। तो हमें यह भी समझना होगा कि ये अननेचुरल ऑफेंस कौन से होते हैं। साथ में हमें यह समझना होगा कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या था जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन आया, ऐसा जजमेंट आया। साथ में हमें लास्ट में हम जब जजमेंट को समझेंगे तो हमें यह भी समझना होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी लास्ट में। और इस वीडियो के एंड में जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये किसी भी लीगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लास्ट में एमसीक्यू है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। तो इस केस को समझते हैं, रंगा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सबसे पहले रेप होता क्या है। तो रेप जो है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में डिफाइन है। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि अ मैन मींस, ये सेक्शन एक आदमी के अगेंस्ट है। अ मैन इज सेट टू कमिट रेप। रेप कब कमिट करेगा एक आदमी, और ये किसके अगेंस्ट है? ये साफ साफ है अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, यानी कि एक अगेंस्ट अ वुमेन है। तो ये सेक्शन हमें ये समझना होगा, ये पर्टिकुलर किसी एक चीज को ही टारगेट कर रहा है कि अगर एक आदमी एक औरत के ऊपर रेप करता है तो ये उसी को टारगेट कर रहा है। हम दूसरी चीज को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि एक मैन और मैन के रिलेशन को, तो वो एक अननेचुरल ऑफेंस वाले में चला जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलर वुमेन से रिलेटेड सेक्शन बनाया गया था, डिफाइन किया गया था। इसके अंदर क्या कहता है, अब रेप की डेफिनेशन ये है कि ये सारी चीज होते ही ए बी सी और डी, तो हम उसे रेप मानेंगे। लेकिन इसके साथ हमें कुछ सर्कमस्टांसेस भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या तभी रेप होगा या नहीं होगा। ऐसी चीज हो जाती है लेकिन तब भी वो रेप नहीं होती इन क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और डी में से। तो वो कब रेप होता है? मेन चीज उसमें ये है कि जो रेप होगा वो अगेंस्ट हर विल होना चाहिए। दैट लेडी, उस लेडी के अगेंस्ट हर विल होना चाहिए, या फिर विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए। अब कंसेंट और विल भी बहुत डिफरेंस है। कई बार कंसेंट हो जाता है, हामी भर देते हैं, लेकिन विल नहीं होता। अंदर से इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूरी में कंसेंट देना पड़ गया। और लेकिन अगर विद हर कंसेंट भी है लेकिन उसका कंसेंट ऑब्टेन किया गया, लिया गया है किसी फियर के अंदर डाल के कि आप किसी इंसान को हम मार देंगे या आपको डेथ कर देंगे, आपको चोट पहुंचा देंगे, तो इस कंडीशन में भी कंसेंट लिया जाता है। लेकिन क्या यहां पे विल होगा? इस पॉइंट थर्डली के अंदर यहां पे विल नहीं होगा लेकिन यहां पे कंसेंट है। तो इसलिए साफ साफ यह आ जाता है कि ये थर्ड पॉइंट में भी रेप हो जाता है, बाय पुटिंग समवन इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। ये है रेप। यानी कि इस डिसीजन, इस जजमेंट को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अगेंस्ट हर विल एक इंसान होना चाहिए, एक औरत होनी चाहिए जिसका एक विल हो कि भाई मैं सोच समझ सकती हूँ और मेरे ये अगेंस्ट है, या उसका कंसेंट हो, वो हामी दे सकती है नहीं दे सकती, या वो एक ऐसे डर में हो कि भाई मेरे को चोट लग जाएगी, मेरे को डेथ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, या उसके अंदर डर हो।
तो हमें ये समझना होगा, तभी वो कंडीशन में रेप माना जाएगा। सेकंड, अननेचुरल ऑफेंस कौन से होते हैं? अननेचुरल ऑफेंस आईपीसी के सेक्शन 377 में डिफाइन है। इस सेक्शन का नाम ही है अननेचुरल ऑफेंसेस। इसमें क्या कहा जाता है कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature, नेचर के अगेंस्ट आप कुछ ऐसा इंटरकोर्स कर दो। नेचर ने एक फिलॉसफी मानी जाती है कि जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो एक मैन और वुमेन के बिटवीन ही होना चाहिए और किसी के नहीं। तो ये थ्योरी मानी गई है। क्या थ्योरी चेंज भी हो जाती है टाइम पीरियड के हिसाब से, जब इस फिलॉसफी में एक नया चेंजेस आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये माना गया था कि ऐसा करना जो कि नेचर के अगेंस्ट है वो एक अननेचुरल ऑफेंस हो जाएगा। तो ऑफेंस इन नेचर विद अ मैन, वुमेन और एनिमल, यानी कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, कार्नल इंटरकोर्स करो किसी भी मैन, वुमेन और एनिमल के साथ, वो पनिशेबल है। तो ये भी एक अननेचुरल ऑफेंस है। तो यानी कि यहां पे अगर कोई इंसान अननेचुरल सेक्स करता है विद अ मैन, वुमेन और एनिमल, दैट मस्ट इंक्लूड इन अननेचुरल ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान देने की बात है, मैन और वुमेन, और अपना जो जजमेंट है वो अभी फिलहाल वुमेन से रिलेटेड है, तो हमें वुमेन समझना होगा। वुमेन से यहां मतलब क्या है? क्या यहां वुमेन डेड भी इंक्लूड मानी जाएगी या नहीं, या वुमेन लिविंग कंडीशन में ही होनी चाहिए? क्या डेड होने के बाद हम उसे उसे वुमेन कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और ये एक सोचने की भी बात है। और इसके ऊपर आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ डिसीजन भी आए या कुछ लेजिस्लेचर इसके ऊपर कुछ नया एक्ट, या एक्ट तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इसको अमेंड करके बताएं कि ये डेड इंक्लूड करता है या नहीं करता, या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसे डिफाइन कर दे। नॉन नेचुरल के बाद हम ये समझेंगे कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या था। ये भी तो हो सकता है कि क्या पता जो ऑफेंस किया गया हो वो पहले सेक्सुअल ऑफेंस इंटरकोर्स किया गया हो, बाद में उस वुमेन को मार दिया गया हो, तब तो वो रेप होना चाहिए था। लेकिन अब यहां पे ये समझने की बात है प्रोसिक्यूशन का केस था कि केस था क्या। केस साफ साफ ये कहता है, प्रोसिक्यूशन ने हम पूरा केस यही रखा था कि उनका केस है सर, उन्होंने हाई कोर्ट के आगे बताया और उस चीज को प्रूफ भी किया प्रोसिक्यूशन ने कि सर सबसे पहले एक उस वुमेन को मारा गया, उसका मर्डर किया गया, देन उस बॉडी के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। यानी कि यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं, ये जजमेंट की का स्क्रीनशॉट है, इसमें साफ साफ लिखा है, इट इज द स्पेसिफिक केस ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट द accused ने फर्स्ट मर्डर्ड द विक्टिम एंड देन हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द डेड बॉडी। और इसी चीज के ऊपर इनका पूरा केस डिपेंड था। अगर ऐसा है कि पहले मर्डर किया गया है, मर्डर करने के बाद जब वो ह्यूमन बीइंग मर गया है, उस देन उसके साथ कोई और ऑफेंस किया गया है, तो क्या वो ऑफेंस आईपीसी के सेक्शन में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि अब तो वो इंसान रहा नहीं। पूरा क्वेश्चन ही इस चीज के ऊपर आ गया है कि अब वो एक लिविंग पर्सन नहीं है। तो एक डेड के साथ क्या वो सारी चीज करना ऑफेंस होगा कि नहीं होगा? इसी में अब हम समझते हैं कि हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, हाई कोर्ट ने क्या समझा कि इसको हम किस तरीके से लेंगे। हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स को हम समझते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स को, कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटका हाई कोर्ट की फर्स्ट चीज जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कही वो ये कही कि रेप मस्ट बी accomplished with a person and not with a dead body। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जो रेप है वो एक पर्सन के साथ होना चाहिए, ना कि एक डेड बॉडी के साथ। मीन्स एक डेड बॉडी एक पर्सन नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर लिविंग जो सेंसेस हैं, जो सोच समझ सकता है, वो तो कुछ रहा ही नहीं, तो वो एक पर्सन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हाई कोर्ट ये समझता है कि वो एक पर्सन नहीं रहा अब। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने हाई कोर्ट ने क्या समझी कि रेप मस्ट बी अकम्प्लिश्ड
अगेंस्ट अ पर्सनस विल, एक पर्सन के विल के अगेंस्ट होता है रेप, जो हमने अभी सेक्शन 375 के अंदर समझा था, अगेंस्ट हर विल। यानी कि एक डेड पर्सन क्या अपनी विल दे सकता है? क्या उसकी इच्छा थी या नहीं थी? तो एक डेड पर्सन तो अपनी विल दे ही नहीं सकता कि भाई मैं, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्या वो मेरे अगेंस्ट हो रहा है या मेरे फेवर में हो रहा है? तो यानी कि वहां अपना एक पर्सन अपना विल नहीं दे सकता। थर्ड फाइंडिंग क्या है कि अ डेड बॉडी कैन नॉट कंसेंट, जो कि 375 के सेकेंडली में हमने पढ़ा था कि अगेंस्ट हर कंसेंट, यानी कि कंसेंट भी दे, वो एक ह्यूमन बीइंग, एक वुमन कंसेंट दे। यानी कि अब यहां पे एक डेड पर्सन कंसेंट भी नहीं दे सकता, तो क्या हम उसे अब वुमेन मानेंगे या वो एक लिविंग पर्सन हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि वो कंसेंट भी नहीं दे सकता, वो विल भी नहीं कर सकता, अपना इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकता कि वो उसके ठीक है या नहीं है। देन एंड अ प्रोटेस्ट टू अ रेप, रेप को प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता एक डेड बॉडी। एंड अ डेड बॉडी कैन नॉट बी इन अ फियर ऑफ इमीडिएट एंड अनलॉफुल बॉडली इंजरी, ना ही डेड बॉडी को कोई फियर होता है कि मेरे अगेंस्ट कुछ होने वाला है। तो यानी कि ये सारी चीज कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा होने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि वो एक इंसान ही नहीं है, वो एक लिविंग पर्सन नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है कि हाँ मेरे अगेंस्ट कुछ होने वाला है या मैं कुछ डेंजर में हूं या मेरे को अपनी कंसेंट देनी है या नहीं देनी। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज में ये समझते हैं कि जो ये प्रोसिक्यूशन का केस था कि एक डेड बॉडी के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप होगा कि नहीं होगा, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा अभी हम इसे रेप नहीं समझ सकते। तो क्या एक डेड बॉडी के पास सब कोई भी राइट्स नहीं है? लेकिन इस चीज के ऊपर कोर्ट में ये डिस्कस हुआ कि एक डेड बॉडी के पास हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये राइट्स है, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ, एंड उसके अंदर ये कंटेन होता है, माना जाता है कि एक राइट टू लाइफ और राइट टू डेथ भी होता है। क्या एक डिग्निटी के साथ अपनी आखिरी जीवन और मरने के बाद एक डिग्निटी भी रहनी चाहिए, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर हम मानते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई सेक्शन नहीं है जो कि एक पनिशेबल माना जाए। ऐसा कोई काम जो कि एक डेड बॉडी के साथ सेक्सुअली विद नीड के साथ किया जाता है, उसको कहा क्या जाता है? ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में कि एक डेड बॉडी के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो या सेक्सुअल प्लेजर के साथ के लिए कोई चीज की जाए तो उसे कहते क्या? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये केस कि ये ऐसा हुआ क्यों और को हाई कोर्ट ने ऐसा माना क्यों। जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक एमसीक्यू है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। पहले इसको रीड कर लीजिए। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ गर्ल अमाउंट्स टू रेप इफ शी इज अंडर? बेशक आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले किसी भी लड़की के साथ, लेकिन वो रेप होगा, कब होगा ये आप बताते हैं। तो इस एमसीक्यू का आंसर है आंसर नंबर, आंसर डी, 18 ईयर्स। और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप लोगों को समझने हैं और आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चे लीगल फील्ड से हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये केस हाई कोर्ट में ही क्यों गया? वाई द केस इज इन हाई कोर्ट, और अंडर विच सेक्शन गया? किस सेक्शन के अंदर ये हाई कोर्ट में है? क्यों? क्योंकि क्रिमिनल केसेस तो क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद तो वो कोर्ट ऑफ सेशन या ट्रायल कोर्ट में ही चलना चाहिए, तो हाई कोर्ट में क्यों था? अगर ये हाई कोर्ट में था तो क्या ये रिवीजन था या अपील थी, और किस सेक्शन में थी? अब आपके पास एक, ये दो क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप बेयर एक्स से और नॉलेज से दे सकते हैं। ये है एक जो आप ओपिनियन दे सकते हैं। क्या चीज है? वेदर दिस शुड बी कंसिडर अंडर द अननेचुरल ऑफेंस और नॉट, क्योंकि अननेचुरल ऑफेंस 377 सेक्शन 377 आईपीसी क्या कहता है? अ मैन, अ वुमेन और एनिमल,
यानी कि वुमेन तो है ही, हमें पर्टिकुलर क्या यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि एक डेड वुमेन भी इंक्लूड करो, या एक वुमेन लिखा है तो वो माना जाएगा कि वो वुमेन ही रहेगी बेशक वो डेड हो गई हो? तो क्या हम इसे अननेचुरल ऑफेंस में तो इसको पनिश कर ही सकते हैं? मैं आपको लास्ट में एक चीज और बता दूं, क्या ये अक्यूज्ड को क्या बिल्कुल फ्री कर दिया? नहीं, इन्होंने पहले मर्डर किया था, तो यानी कि इनको मर्डर की तो कंप्लीट जो भी पनिशमेंट है वो तो हुई है। हाँ, जो इनके ऊपर 375 था वो चार्जेस हटा दिए बस। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से आते हैं। तब तक के लिए आप सब